तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूम लर्नर द। तो यहाँ पे आज फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का एग्जाम था टर्म 2 का, तो उसी का सोल्यूशन वीडियो यहाँ पे लेकर आया हूँ। ये है कोड नंबर 75 सेट नंबर 4 के लिए। सेट नंबर 1, 2, 3 वाले भी दे सकते हैं इजीली पेपर को, क्योंकि सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं मैक्सिमम सेम होते हैं, आगे पीछे खाली ऊपर नीचे किए रहते हैं। बस एक ही दो क्वेश्चन खाली डिफरेंट रहता है, कुछ नहीं। यहाँ पे हिंदी में भी रहता है सीबीएसई का पेपर और इंग्लिश में भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कंडीशंस थी। यहाँ पे सेक्शन ए में आपके 9 क्वेश्चन में से 7 करने थे 2 नंबर के। सेक्शन बी में 5 नंबर के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे, 3 थे करने थे आपको। और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 10 करने थे, जो कि 100 से 150 वर्ड में लिखा था। खाली पेपर क्या होता है, लेंदी होता है। बाकी फिजिकल एजुकेशन का पेपर काफ़ी ईजी होता है। मैंने यहाँ अपने पे केमिस्ट्री का भी डाल के रखा है, अपलोड करके रखा है। सॉल्यूशन वीडियो फिजिक्स का भी अपलोड करके रखा हुआ है, और फिर इंग्लिश का भी अपलोड करके रखा है। तो आप जाकर वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश का सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। आसनास कैन बी यूज एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स, बिकॉज आसना से क्या होता है कि हमारे जो रिलैक्सेटिव आसना होता है उससे हमारे माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है, टेंशन डिप्रेशन से हमें आज़ादी मिलती है। फिर जो थेरेपेटिक आसना होता है उससे हमारा जितनी भी तरह की बीमारीज होती हैं वो क्योर होती हैं। डायबिटीज़ हो गई, बैकबोन पेन हो गया, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जो कि अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो इन सभी बीमारियों से हमें दूर करता है आसना। और फिर फिजिकल फिटनेस भी देता है हमें। जो कल्चरल आसना होता है वो फिजिकल फिटनेस भी देता है। तो 3 तरह के यहाँ पे हो जाते हैं, जो कि एक कल्चरल होता है, एक रिलैक्सेटिव होता है, और फिर एक थेरापेटिक होता है, थेराप्यूटिक। तो ये 3 तरह का आसना हो गया। इन तीनों को मैंने बता दिया क्या क्या होता है। यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करना था। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें कि वी परफॉर्म एक्टिविटी विदाउट द हेल्प ऑफ अदर पीपल। एंड पैसिव में होता है एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड और एक्सटर्नल हेल्प इज रिक्वायर्ड इन परफॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन समटाइम्स में किल इंट्रिंसिक मोटिवेशन जस्टिफाई। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, इस ज़माने में मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, जैसे मेडल्स हो गया, कैश हो गया, प्राइजेस हो गया। तो हम इन सभी चीज़ों के लिए काम करते हैं, अपने हम टारगेट करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। हमें मोटिवेशन अंदर से आती है, किस वजह से? प्राइजेस की वजह से, कॉस्ट की वजह से, कैश प्राइजेस की वजह से, रिवॉर्ड्स की वजह से। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमें ज़्यादा प्यार होता है, उससे ज़्यादा मोटिवेशन आता है कि मुझे ये करना है, मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, मुझे 1 लाख प्राइज़ मिलेगा। इस वजह से मैं उस चीज़ को, अपने टारगेट को एम करूँगा और उसके गोल को अचीव करूँगा। और वहीं पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो खुद से अंदर से आता है कि हाँ भाई, मुझे खुद के लिए करना है, खुद के से काम करना है, खुद को सक्सेस पाना है, खुद की इमेज बनानी है। ऐसा नहीं होता है, तो हम वहाँ पे हट जाते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो आईपीएल का। आईपीएल में प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें कैश प्राइजेस मिलता है, और कि आजकल बहुत सारे कैश प्राइजेस मिलने लगे हैं उनको, सिक्स के लिए, फोर्स के लिए, और फिर मैन ऑफ द मैच के लिए। तो ये सब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देके लिख सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। डिफाइन डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होती है कि इट इज़ अ टर्म रिलेटेड विद द इंटेलेक्चुअल, डेवलपमेंटल, सेंसरी डिसेबल्ड पीपल, जो कि डिसेबल होते हैं, जिनके ऑर्गन्स, जिनके पार्ट्स, सेंसेस काम नहीं करते हैं, उसने डिसेबल पीपल करते हैं। लिस्ट डाउन एनी 2 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। आपका हो जाएगा फिजिकल डिसेबिलिटी, सेंसरी डिसेबिलिटी। सेंसरी डिसेबिलिटी में आ जाएगा आपका हियरिंग डिसेबिलिटी, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, और फिर आपका आ जाएगा एक कम्यूनिकेटिव इंजरी। कम्यूनिकेटिव इंजरी और लर्निंग डिसेबिलिटी आप इसको कर सकते हो। फिर डिस्क्राइब एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की पहला होता है टू गिव द इमीडिएट केयर पहला, और दूसरा होता है फर्स्ट एड, इमीडिएट केयर। यहाँ पे तुरंत उसे इमीडिएट केयर दो। और दूसरा सेव लाइफ, या फिर ABC, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, या फिर उसे CPR दे सकते हो आप। CPR दे सकते हो अगर उसकी सांस नहीं चल रही है तो ये सब चीज़ें होती हैं। उस वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड होता है। एलुडिकेट any 2 types of cognitive ability with suitable examples। 2 types of cognitive ability with suitable examples। तो आपको cognitive ability जैसे लेते हो तो आप कुछ 5-6 तरीके की होती हैं cognitive ability। जैसे आपका पहला हो जाएगा रिदम एबिलिटी, एडेप्टिव एबिलिटी, रिदम एबिलिटी। फिर आ जाएगा यहाँ पे आपका काइनेस्थेटिक एबिलिटी, फिर आ जाएगा ओरिएंटेशन एबिलिटी। तो इन सभी टाइप के एबिलिटीज़ को आपको एक्सप्लेन करना था विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो काफ़ी ईजी था ये सेक्शन। What explain any 2 physiological factors help in determining endurance। एंडोरेंस जो हमारा डिटरमाइन करता है 2 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को मैं बताना था। जैसे कि हमारा एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो जाएगा मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, जो कोई हमारी एबिलिटी होती है ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की और उसके ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की। कार्डियक आउटपुट होता है, इट इज़ एबिलिटी टू, और कार्डियक आउटपुट होता है कि इट इज़ एबिलिटी टू पंप आउट ब्लड इन 1 मिनट। फिर आपका रेड मसल्स, स्लो ट्विच मसल्स भी कहते हैं उसको। फिर आपका लेटेड थ्रेशोल्ड,
आपका आ जाएगा कैपेसिटी, फिर आ जाएगा आपका हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इज़ ऑल्सो फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिर आपका इस तरह के और भी सारी कंडीशंस आ जाती हैं, बहुत ढेर सारे होते हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, जिसमें जो भी लिखोगे आपका सही होगा। और यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही नंबर पाने थे तो सिर्फ 2 ही लिखना था आपको। एनलिस्ट एनी 4 कॉजेज ऑफ पोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर, जिसमें बहुत ज़्यादा एंग्रीनेस आता है, एग्रेसिव रहते हैं बच्चे, तो ऐसा क्यों होता है? जेनेटिक फैक्टर की वजह से, हेरिडिटी फैक्टर की वजह से, लो बर्थ वेट की वजह से, प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड की वजह से, फिर ट्रॉमेटिक एंड ब्रेन इंजरी की वजह से, तो सारे कॉजेज हैं ओपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर के। फिर आपका सेक्शन बी में आ जाता है डिफाइन एग्रेशन। एग्रेशन इज़ अ बिहेवियर इन विच पीपल हैव एम टू हार्म अदर पीपल और टू डिस्ट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपका बिहेवियर होता है, थॉट प्रोसेस, थिंकिंग को दिखाता है कि कैसे मतलब कि एग्रेसिव है, एंग्री मूड में है। डिस्कस एनी 2 टाइप्स ऑफ एग्रेशन, आपका 3 टाइप का एग्रेशन होता है, तो उसमें से सिर्फ आपको 2 ही लिखना था। एक हो जाएगा आपका हॉस्टाइल, या फिर हॉस्टाइल एग्रेशन को ही कहते हैं इम्पल्सिव एग्रेशन। दूसरा हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। तीसरा हो जाएगा आपका असर्टिव बिहेवियर एग्रेशन। तो इसमें से आपको सिर्फ 2 ही एक्सप्लेन करना था। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स? डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स तो मतलब होता है कि कैसे हम डिसेबल पीपल से, डिसेबल पर्सन से बात करते हैं, कैसे उसके साथ में बिहेव करते हैं, मैनर्स किस तरह के हमारे उसके साथ होते हैं। और यहाँ पे लिस्ट डाउन फॉर डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स वाइल कम्युनिकेटिंग विद अ पर्सन विद सोशल नीड्स। तो क्या हमें अपने एटिक्वेट्स दिखाने चाहिए? उन किसी 4 एटिक्वेट्स को दिखाना चाहिए। हमें उनके व्हील चेयर पे लीन डाउन नहीं होना चाहिए, फिर इसका हेल्प नहीं लेना चाहिए, उनके टूल्स को, उनके इंस्ट्रूमेंट्स को टच नहीं करना चाहिए, पहले उनसे शेक हैंड करना चाहिए, उनसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन देकर बात करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये सारी डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें उनके साथ करनी चाहिए। उन्हें मोटिवेट करना चाहिए अपने वर्ड्स से, ताकि वो ज़्यादा मोटिवेट हो, उन्हें अपने सोसाइटी से एलिनिएट ना महसूस करें, अपने आप को अलग ना महसूस न करें। ड्रॉ डायग्राम एंड एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ एनी 2 टाइप्स ऑफ बोन इंजरी। 2 तरह के बोन इंजरी को आपको एक्सप्लेन करना था। एक हो जाएगा कंप्लीट फ्रैक्चर, एक हो जाएगा इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। आपका आ जाएगा फ्रैक्चर आ जाएगा बोन इंजरी में, और दूसरा आ जाएगा डिसलोकेशन। डिसलोकेशन में एक बोन जो होती है अपने प्लेस से, नॉर्मल पोजीशन से आगे या पीछे डिसलोकेट हो जाती है, तो डिसलोकेशन हो जाएगा। फ्रैक्चर में आपका कंप्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, और भी ढेर सारे फ्रैक्चर होते हैं, कंप्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, कम्यूटेटेड फ्रैक्चर, फिर ऑब्लिक फ्रैक्चर, कम्यूटेटिव फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर, फिर आ जाएगा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो इस तरह के नाम से फ्रैक्चर के, तो आप इसमें ले सकते हो ईजिली। ये फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए था। राइट द बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ मत्स्यासन। मत्स्यासन कैसे होता है, उसका बेनिफिट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस लिखने थे, कि जिनकी बैक बोन खराब होती है उनको नहीं करना चाहिए, जिनके लेग में प्रॉब्लम होता है उनको नहीं करना चाहिए, जिनकी नेक प्रॉब्लम होती है उनको नहीं करना चाहिए। बेनिफिट्स होती है कि आपकी बैक बोन स्ट्रांग होती है, लेग मसल्स स्ट्रांग होते हैं, आपका जो मेडिटेटिव प्रॉब्लम होता है वो सही होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं, नेक स्पॉन्डिलिटिस खत्म होता है, इससे आपका बैक बोन प्रॉब्लम खत्म होता है, स्कॉलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस खत्म होता है। तो सारी इसमें से, और आपका जो फ्लैट फूड है उसकी से भी समस्या खत्म होती है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स थे। और मत्स्यासन कैसे परफॉर्म करते हैं कि एक पैर सीधे पद्मासन में पहले बैठते हैं, फिर पीछे की तरफ बेंड हो जाते हैं, जिसमें हमारा चेस्ट एलिवेटेड रहता है, और हेड हमारा टॉप ऑफ द हेड ग्राउंड से टच होता है। तो ये हमारा इसका स्टेप्स हो जाता है करने का। डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स सेम लेंथ, जिसमें मसल्स हमारे मसल लेंथ, फाइबर के मसल लेंथ फाइबर चेंज नहीं होता है। हमारे जॉइंट, क्योंकि जॉइंट मसल तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट हमारे जॉइंट चेंज नहीं होता है, जॉइंट का आर्टिकुलेशन, जॉइंट चेंज उसका मूवमेंट नहीं करते हैं, इस वजह से मसल लेंथ सेम रहती है। आइसोटोनिक डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स सेम टेंशन। तो मसल्स में, यहाँ पे मसल फाइबर्स में टेंशन होता है, बट यहाँ पे मूवमेंट होता है, मसल लेंथ चेंज होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देना, सुटेबल एग्जांपल ये मेरा अब आपका आ जाता है स्टैटिक स्ट्रेंथ में, और ये आपका आइसोटोनिक आ जाएगा डायनेमिक स्ट्रेंथ में। डायनेमिक स्ट्रेंथ भी हो जाता है 3 तरीके के, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, फिर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, फिर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस हो जाएगा। तो ये आपका आ जाता है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज में, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में। ये एग्जाम्पल्स थे आपके। आप मतलब जो कि एक जगह से एक पोजीशन पे, स्टेबल पोजीशन पे किया जा सके, जस्ट लाइक द आसनास एक जगह किया जा सकता है, तो उसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करते हैं। आइसोटोनिक जस्ट लाइक द जिम्नास्टिक आप ले सकते हो इसमें, और रेसलिंग ले सकते हो, और इसमें आप वेट लिफ्टिंग ले सकते हो आइसोमेट्रिक में। अब चलिए बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी हमारा यहाँ पे है, व्हाट आर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स अकॉर्डिंग टू द बिग फाइव थ्योरी। बिग फाइव थ्योरी की वजह अकॉर्डिंग होता है ओसियन आपका होता है यहाँ पे। ओ फॉर ओपननेस, सी फॉर आपका कॉन्शियसनेस, ई फॉर एक्सट्रोवर्जन, ए फॉर
ए फॉर एग्रीबलनेस एंड फॉर न्यूरोटिसिज्म हो जाएगा। तो इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। यही होती है बिग फाइव थ्योरी। डिस्कस इन डिटेल 2 लॉन्ग टर्म एंड 2 शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सरसाइज करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, 2 लॉन्ग टर्म इफेक्ट बताना था, 2 शॉर्ट टर्म बताना था। तो 2 लॉन्ग टर्म आपका आ जाएगा हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट एंड लंग्स। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से और रोज एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारा हाइपरट्रॉफी, वहाँ पे इंक्रीज इन द साइज ऑफ लंग्स एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, क्योंकि ज़्यादा हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो ज़्यादा वहाँ पे पंप करता है ब्लड को। और फिर जो हार्ट हमारा लंग्स होता है ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा ऑक्सीजन को इनटेक और आउटटेक करता है। तो रेस्पिरेशन ज़्यादा प्रोसेस फास्ट हो जाती है। तो हमारा लंग्स धीरे धीरे, जब हम ज़्यादा सांस लेते हैं तो लंग्स क्या होता है, हमारी सांस फूलती है, मतलब कि लंग्स ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उससे फूलता है लंग्स, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेट होता है। तो उसकी वजह से हमारा लंग्स की भी साइज़ बढ़ जाती है। तो हाइपरट्रॉफी यहाँ पे होता है। दूसरा हो जाएगा कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एल्वियोली विच प्यूरिफाइज द ब्लड एंड इंक्रीज इन द पल्मोनरी डिफ्यूजन। Pulmonary diffusion is the ability of the exchange of the oxygen and carbon dioxide from the lungs to the blood. 2 शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स आपका हो जाएगा एक्सरसाइज का। 2 शॉर्ट टर्म इफेक्ट आपका हो जाएगा कि एक आपके लैक्टिक एसिड के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट पड़ेगा। लैक्टिक एसिड जैसे हमारा कम ऑक्सीजन लेते हो, ज़्यादा मतलब कि एक्सरसाइज जब कर रहे हो तो ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो रही है, कुछ बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की वजह से वहाँ पे लैक्टिक एसिड ख़त्म भी हो सकता है। और फिर दूसरा जाएगा आपका वहाँ पे हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है आपकी शॉर्ट टर्म इफेक्ट में। जब आप हाई एक्सरसाइज करते हो, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए, तो हार्ट बीट इंक्रीज होती है, फिर कुछ देर बाद सांस हो जाती है। और भी ढेर सारे टाइप्स हैं यहाँ पे इफेक्ट्स आप लिख सकते हो, बहुत ढेर सारे इफेक्ट्स हैं, 15 से 20 इफेक्ट्स। तो आप इसमें से सिर्फ 2 ही लॉन्ग इफेक्ट, 2 ही शॉर्ट इफेक्ट लिखना था। जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही सही हो, आपका अभी आंसर सही होता है, बट इट शुड बी सेटिस्फाइंग द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए। डिफाइन एंड्योरेंस। एंड्योरेंस कहते ही इट इज़ द एबिलिटी टू रेसिस्ट द फटीग को रेसिस्ट करना ही एंड्योरेंस कहा जाता है। एंड डिस्कस द मेथड्स ऑफ एंड्योरेंस डेवलपमेंट। एंड्योरेंस को कैसे डेवलप किया जाता है, रेड मसल फाइबर्स के जरिए, हाइड्रेशन के जरिए, मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक के जरिए, कार्डियक आउटपुट के जरिए, लैक्टेट थ्रेशोल्ड एंड्योरेंस के जरिए। तो ये सारे रीजन्स, ये सारे चीज़ों का ही आपका एज भी डिपेंड करता है, जेंडर भी डिपेंड करता है एंड्योरेंस के ऊपर। व्हाट इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होता है कि ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने से, ओवरवेट होने की वजह से हमारी बॉडी फैट दिखने लगती है, ओवरवेट हो जाती है, इसी को फैट ओबेसिटी कंडीशन कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग 30 पॉइंट्स अबव हमारा, अगर बॉडी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग, हमारा एज के अकॉर्डिंग अगर हमारा 30 के ऊपर है पॉइंट्स, तो ओबेसिटी हम ओबेसिटी में आ जाएंगे। ड्रॉ स्ट्रिक्ट डायग्राम फॉर एनी 2 आसनास रिकमेंडेड टू कंट्रोल ओबेसिटी एंड एक्सप्लेन देयर प्रोसीजर। 2 आसनास लिखने थे, वज्रासन ले लो, अर्धमर्सेंद्र आसन ले लो, त्रिकोणासन ले लो, मत्स्य आसन ले लो, फिर आप चक्रासन ले लो, वज्रासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन। तो ये सारे आसनास आप लिख सकते हो, उनके प्रोसीजर आपको लिखने थे सिंपल से, और फिर उनका स्ट्रिक्ट डायग्राम बनाना था जो कि काफ़ी ईजी था। तो ये फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए था। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, 13 मिनट की हो गई, सॉरी फॉर दिस। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और इंग्लिश का देखने के लिए वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथमेटिक्स एग्जाम।